हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। इसके पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से सदिश कितने तरह के होते हैं, किस तरह से इनका योग कर सकते हैं, या फिर हाउ हाउ टू ऐड द वेक्टर्स यानी एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे किया जा सकता है। इसके साथ साथ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर यानी अगर वेक्टरों को घटाना हो, सदिशों को घटाना हो तो कैसे हम लोग घटाएंगे। इसके साथ साथ आपने ये भी पढ़ा है कि किस तरह से सदिश के गुणन होते हैं, सदिश के दो गुणन कौन कौन से होते हैं। एक को अदिश गुणन कहते हैं और एक को सदिश गुणन कहते हैं। इनके साथ साथ आपने ये भी पढ़ा कि किस तरह की भौतिक राशियों के प्रोडक्ट कैसे आपके डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे, अभी तक हम लोगों ने सदिश का जो फंडा यानी वेक्टर अलजेब्रा का जो बेसिक चीजें होती है वो अब तक जान लिया है। कुछ ऐसी बातें हैं जिसे अभी बताना है, थोड़ा बाकी रह गया था। इसके पहले मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि पहले के वीडियोस को जरूर देखिए। हाँ, हम लोग एक बार वापस रिकैप्चुलाइज करेंगे, देखते रहेंगे कि क्या बोलते हैं, कि किस तरह से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। बाय द वे, इसके बावजूद आपको मैं यही कहूंगा कि पहले के लेक्चर्स को जरूर देखिए। अगर आप पहले के लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा अब तक आने में। बाय द वे, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर की सबसे पहले हम लोग रिकैप्चुलाइज कर देते हैं हाउ टू एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर क्या था। एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर को कैसे ऐड किया जा सकता है, ये आपने पढ़ा था। सदिशों का योग कैसे किया जा सकता है। तो आपने देखा था कि यदि दो सदिश हैं, एक सदिश ए है और एक सदिश बी है, और इनके मध्य थीटा कोण बन रहा है, तो इसको दो नियम से हम लोग जोड़ सकते थे। एक तरीका था ट्रायंगुलर लॉ, जिसमें हमने क्या किया था कि पहले वेक्टर ए को रखा, फिर उसके हेड पर वेक्टर बी को रखा, और फिर हमने क्या किया, वेक्टर ए को वेक्टर बी से क्या कर दिया, अटैच कर दिया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। तो ये था एडिशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम ट्रायंगुलर्स लॉ, यानी ग्राफिकल मेथड से हम लोग बोलेंगे त्रिभुज नियम से इस तरह से जोड़ते हैं। इसके साथ साथ आपने ये भी पढ़ा कि किस तरह से यदि यदि यही वेक्टर को हम लोग को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से जोड़ना हुआ तो कैसे जोड़ेंगे। तो आपको वेक्टर ए पहले बनाना है और उसके बाद वेक्टर बी बनाना है, फिर बी के समांतर एक ए पे बनाना है और ए के समांतर पे एक बी बनाना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पैरेललोग्राम मिलेगा। और इसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, इसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या हमको बताएगा, रिजल्टेंट। वही क्या बताएगा, रिजल्टेंट। और इसको निकालने के लिए हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया था। और आपको याद होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा था कि a प्लस बी का अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड पता करना है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये किस में आ जाएगा, अंडर रूट में। देखो, मॉड जब भी आता है तो याद कर लो अंडर रूट में स्क्वायर होता है। जब भी मॉड आए तो ये समझ लो कि अंडर रूट में क्या होता है, स्क्वायर होता है। इसके साथ दूसरा चीज समझो कि ये तो बात हो गई किस तरह से हम उसको ऐड कर सकते हैं। अगर सब्सट्रैक्शन करना पड़ा तो क्या करेंगे, तो आपको याद होगा इस वाले मेथड में सब्सट्रैक्शन करना होता था तो हम लोग पहले माइनस बी ड्रॉ कर लेते थे। ये अगर बी इस तरफ है तो सेम परिमाण का, सेम मैग्नीट्यूड का हमें क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ऐसे केस में हम लोग सीधे सीधे क्या निकाल देंगे, पहले ए रख देंगे, वेक्टर ए रख देंगे और वेक्टर ए के हेड पर माइनस बी रखेंगे। और इस तरह से हम लोग क्या प्राप्त कर लेंगे, हम लोग इस तरह से ए माइनस बी भी प्राप्त कर लेंगे, बड़ा आसानी से ये भी मिल जाता है। साथ में अगर हमको इस पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग को सब्सट्रैक्शन निकालना रहा तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसका भी एक तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे b को माइनस बी करके बोल सकते हैं। ये भी बहुत आसान है, माइनस बी कर लीजिएगा। तो यहाँ अगर माइनस बी रख लेंगे तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी यही होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस की जगह यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका जो है माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस 2ab कॉस थीटा। इसके साथ आपने ये भी पढ़ा कि गुणन कैसे करते हैं। यदि कोई दो सदिश राशियां हैं, यानी उनमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, गुणन कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला आप लोगों को दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं कि अदिश गुणन, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, अदिश गुणन बोलेंगे। ये आ गया आपका स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है।
स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश गुणन बोलते हैं। और इसके साथ आपने ये भी पढ़ा कि सदिश गुणन यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। देखो वेक्टर प्रोडक्ट को ही हम लोग बाद में क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को ही क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दो एक और वर्ड होता है डॉट गुणन, ठीक है ना, डॉट गुणन भी बोलते हैं और क्रॉस गुणन भी बोला जाता है। तो यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में कोई खास अंतर नहीं है। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखो स्केलर प्रोडक्ट में भी क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या मिलेगा हमको, अगर मान लेते हैं ए बराबर हम लोग को क्या मिलता है, सॉरी ए क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। आपको याद होगा स्केलर प्रोडक्ट में क्या हम लोग को मिलता है, रिजल्टेंट एक स्केलर मिलता है। इस तरह से ए क्या है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो बी और सी के मल्टीप्लिकेशन से बनती है। लेकिन ये जो बी और सी है ये दोनों सदिश हैं और ए जो है वो अदिश है। तो आपको याद होगा कि दो सदिश का गुणन यदि अदिश देता है तो वो किस प्रोडक्ट में आता है, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में आता है। जहां पे हम लोग कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं, समांतर यानी कि पैरेलल कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं। और पैरेलल कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस कंपोनेंट, ठीक है ना। जो कॉस कंपोनेंट होता है वही पैरेलल कंपोनेंट होता है। इस तरह से हम लोग को क्या मिल गया था, BC cos थीटा, ठीक है ना। एग्जैक्टली अगर आपको कोई भौतिक राशि है जो हम लोगों को क्या मिल रहा है, कोई सदिश भौतिक राशि है जो दो अन्य सदिश राशियों के गुणन से प्राप्त हो रही है, तो ऐसे गुणन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणन कहते हैं। और सदिश गुणन को ही क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, यानी क्रॉस गुणन भी कहते हैं। और यहाँ पर जो कंपोनेंट काम करता है वो कौन सा काम करता है, लंबवत कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट काम करता है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट काम करता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC साइन थीटा एन कैप। मैं एन कैप इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने इस तरफ क्या लिखा हुआ है, सदिश लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने अब तक ये देख लिया है कि किसी भी दो सदिश को कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं, कैसे इनका गुणा कर सकते हैं। अभी आप कहेंगे सर कभी ऐसा कोई भौतिक राशि है जो डिवीजन से प्राप्त हो रही है, तो आप ये समझिए जैसे मान लीजिए कि ए बराबर ऐसा है। तो पहली बात अगर ऐसा दिया हुआ है ए बराबर B/C, तो देखो इसका कोई सेंस नहीं बनता है, इसका कोई तात्पर्य नहीं बनता है, ऐसा कभी संभव नहीं है। ये हो सकता है कि उसका मैग्नीट्यूड, देखो उसका मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल हो सकता है। मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हो सकता है B इंटू क्या बोलते हैं, C कैप इंटू 1/C। हालांकि ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, ऐसा आपको कभी मिलेगा नहीं कि दो सदिश का भाग देना पड़े। आपको जनरली दो सदिश का मल्टीप्लिकेशन ही करना है। और अगर भाग देना पड़ता है तो भी उसका बस आपका मैग्नीट्यूड भाग देता है, डायरेक्शन भाग नहीं देता। और डायरेक्शन को आप वेक्टर की तरह से ही ट्रीट करेंगे, यूनिट वेक्टर की तरह से ट्रीट करेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, यहाँ पे ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल एक जगह आपको दिखाई देगा, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि विद्युत स्थैतिज बल की बात करते हैं तो F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। देखो यहाँ पे जो R है ना, ये पोजीशन वेक्टर है। यही जब वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे एक R कैप लगा देते हैं। तो देखिए यूनिट वेक्टर फिर ऊपर ही आ गया। तो कहने का मतलब है वेक्टर का कभी डिवीजन नहीं करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जब भी आप करेंगे उसके परिमाण से डिवाइड कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर सकते हैं, वेक्टर को डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता है कि जिसमें आप किसी दो वेक्टर को आपस में भाग देंगे। तो एडिशन आ गया, सब्सट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन तो होता ही नहीं, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के आपको चार चीजें को इसके पहले बताया जा चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे आज, देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लंबकोणीय सदिश, इसका कैसे व्यक्त करते हैं। तो पहली बात ये समझिए लंबकोणीय सदिश होता क्या है। लंबकोणीय सदिश कुछ और नहीं है, जैसे हमारे पास तीन अक्ष होता है x, y और z अक्ष। तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस होता है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी चीज, किसी भी चीज का पोजीशन बता रहा है तो यह संभव है कि वो x, y और z तीनों ही रूप में निरूपित किया जाए। यानी अगर मान लीजिए कोई ऐसी बिंदु है, इस बिंदु का जो वैल्यू है वो मान लीजिए 3,4,5 है, ठीक है ना। ऐसा कोई बिंदु है जिसका मान कितना है 3,4,5, उसकी स्थिति है, उसका पोजीशन है। इस केस में आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि इसका मान कितना होगा, सदिश कितना होगा। तो जरा बताओ इसमें सदिश कितना होगा, तुम खुद बताओ। मैंने इसका मतलब आपको ज्यादा सोचना ही नहीं, आपको पता है कि जो 3 है वो किस अक्ष पे है, एक्स पे है, जो 4 है वो किस पे है, वाई पे है।
जो 5 है वो किस पे है, जेड पे है। लेकिन जब इनका गणना करना होगा एक साथ, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, लंब कोणीय सदिश का इस्तेमाल करते हैं। जो एक्स पे है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। मतलब आप दोनों बात एक ही है, इसको लिखो चाहे इसको लिखो, ठीक है ना। इसको आप किस में लिख रहे हो, अंकों में लिख रहे हो, इसको आप किस में लिख रहे हो, इसको आप किस में लिख रहे हो, लंब कोणीय सदिश के रूप में लिख रहे हो। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल वेक्टर कुछ और नहीं है, ये क्या होता है कि आई जे के में हम लोग क्या करते हैं, इसको निरूपित करते हैं। तो अब तक आपसे मान लीजिए बोला गया है कि दो सदिश है और दो सदिश के बीच में कोण इतना है, तो आप आसानी से बता देते थे। लेकिन अब देखिए आपसे कैसा बोला जाएगा कि मान लीजिए कोई एक सदिश है, अभी तक सदिश ऐसा बोला था 3 यूनिट, आप ऐसा मॉड दे रहा था 3 यूनिट, ठीक है। ऐसा बी परिमाण बता रहा है 4 यूनिट और इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। तो इस केस में आपने इसके पहले जितना भी किया है, चाहे आपको एडिशन करना हुआ तो वहां पे ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 3 इंटू 4 कॉस 30 जो या थीटा जो भी है, मान लीजिए 30 है तो 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे बोला था सबसेक्शन करने के लिए तो वहां पे भी आपको इन्हीं तीनों की जरूरत पड़ेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन किया गया है क्रॉस प्रोडक्ट तो भी आपको इन्हीं तीनों की जरूरत पड़ेगी, ए बी कॉस थीटा। अगर आपको सदिश गुणन के लिए कहा गया है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कहा गया है, तो इस केस में भी आपको इन्हीं तीनों की जरूरत पड़ेगी। आप लिखेंगे ए बी साइन थीटा, यानी कि इसका कोई ऐसा नहीं कि कोई बाहरी चीज है जो आपको यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो यहां तक तो हम लोग को समझ में आ रहा था। लेकिन ऑर्थोगोनल जो वेक्टरों को हम बोल रहे हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर कौन से वेक्टर हैं, यही तो वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं। अगर ये ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं तो इसके साथ क्या होता है, देखिए अब आपसे ऐसा बोला जाएगा कि कोई सदिश है ए जिसका परिमाण नहीं बताया जाएगा, इसका पूरा पूरा वेक्टर ए बताया जाएगा। वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 5j प्लस 3k, ठीक है। दूसरा बताया जाएगा 5i माइनस 2j प्लस 9k। अच्छा, इसी बात को अगर आपको अक्ष वाले में लिखना हो तो आप क्या लिख देंगे, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2, 5, 3 और इसको क्या लिख सकते हैं 5, माइनस 2, 9, ठीक है। लिख सकते हो ना, यही बात तो है ना। ऑर्थोगोनल फॉर्म ऑफ वेक्टर कुछ और थोड़े है। ऑर्थोगोनल फॉर्म ऑफ वेक्टर जो भी है वो ये सिर्फ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे क्या कर रहा है, निरूपित कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग देखेंगे, इसको क्लीन करते हैं और एक सेकेंड मैं इसको जो है इरेज करते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसी वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, इन सब चीजों पे बात करेंगे। मान लीजिए कोई एक सदिश है जिसको बोला गया है इसने कि a इज इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसा लिखने के बाद में आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं इसको और आसान कर देता हूं। आप ये लिख सकते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है ना। ये क्या है, इसको आप अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में लिखेंगे तो a1 a2 और a3 लिख दिया, ये तो लिखते थे कॉमा करके, तो इसमें कुछ खास आपको सोचना नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या हो गया, दूसरे वाला वेक्टर मान लीजिए b है जिसमें बोल रहा है कि b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है। तो इस केस में भी आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको ऐसा दिया होगा, इसके बीच में कोण नहीं दिया होगा, इसके बीच में कोई एंगल नहीं दिया होगा, आपको इन्हीं से जोड़ना है, घटाना है। यहाँ पे आप यानी कि ये वाला सीधा सीधा इस्तेमाल नहीं करते कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले तो इस तरह के कोणों, इस तरह के सदिशों का आपसे पूछ सकता है कि परिमाण क्या है, तो भैया इसका परिमाण जो होगा, यानी कि हम लोग मॉड ए की बात करेंगे, तो मॉड जब भी आए तो आप याद रख लीजिए अंडर रूट में स्क्वायर का सम, ठीक है ना। वर्ग का क्या होता है, योग होता है, अंडर रूट में वर्ग का योग, ठीक है। ये याद कर लीजिए, बहुत आसान है ये। तो इसमें भी क्या कर देंगे, इसका अगर हम लोग को परिमाण निकालना है तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है। इन द सिमिलर वे यहाँ पे अगर आपको b का निकालना है मॉड, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया जिसमें आप क्या कर देंगे, इसको निरूपित कर देंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आपको ये पूछा जाए, अगर आपको ये कहा जाए कि
इन दोनों को योग करना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ेंगे? इसका तरीका सीधा है, बहुत आसान है, मतलब ये तो पहले वाले से भी आसान है। आपको मैं बता दूं, अगर आपको a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी, देखिए इसमें पूरा सदिश के साथ है, तो आपको सीधे सीधे क्या कर देना है कि i वाला जो यानी x अक्ष पे जो है उसको जोड़ देना है, y वाले को y में जोड़ देना है और z वाले को z में जोड़ देना है। ये काफी आसान हो जाता है। इस तरह से हम लोग को क्या मिल जाएगा, a1 प्लस b1 आई कैप, ठीक है ना, प्लस a2 प्लस b2 जे कैप प्लस a3 प्लस b3 के कैप, ठीक है ना। तो ये आपको क्या मिल गया, इस तरह से a1 और क्या बोलते हैं a और b को दोनों का योग मिल गया। अगर आपसे बोलता है कि नहीं आप हमको ये बताइए कि दोनों का घटाने पे कितना प्राप्त होगा, तो घटाने पे बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। आप घटाएंगे तो बस दूसरे वाले को सबको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो a1 माइनस b1 आई कैप, a2 माइनस b2 जे कैप, a3 माइनस b3 के कैप, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के आप आसानी से इसको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इन दोनों का परिमाण बताइए, तो परिमाण के लिए मैंने आपको बार बार बोला है कि आपको कुछ नहीं करना है परिमाण में, आपको क्या कर देना है, अंडर रूट में, ठीक है ना, अंडर रूट में करड़ी में क्या कर देना है, वर्ग का योग कर देना है, करड़ी में वर्ग का क्या कर देना है, योग कर देना है। या फिर आप सिंपली समझ सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं कि अंडर रूट में स्क्वायर का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, मॉड निकालना है, तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, a1 प्लस b1 का, देखो पूरा ही मिटा देते हैं फिर, चलो देखो, अगर आपसे बोलता है कि ये a प्लस बी आपको बताना है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, अंडर रूट में पहला क्या है, a1 प्लस b1, इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस a2 प्लस b2, इसका भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और तीसरा क्या हो गया, a3 प्लस b3, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में अगर इसका मॉड निकालना होगा, मॉड a माइनस बी, तो अंडर रूट में a1 माइनस b1 का स्क्वायर प्लस a2 माइनस b2 का स्क्वायर प्लस a3 माइनस b3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो लंब कोड़ी सदिश को जोड़ सकते हैं और दो लंब सदिश कोड़ी सदिश को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, ठीक है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए कि एक सदिश है a, ठीक है, जिसका मान कितना है, 2i प्लस 5j माइनस 9k, ठीक है, और दूसरा सदिश है 5i प्लस 3j प्लस 2k, ठीक है। अगर आपको ये दो सदिश दिया गया और बोला जा रहा है कि इन दोनों सदिश का योग बताइए, अगर आपको योग बताना है तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा a प्लस बी कर दिया, 2 प्लस 5 क्या हो गया, आपको यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ लिखने की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7i, 5 प्लस 3 8j, माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7k हो गया। अगर आपसे बोलता है कि a माइनस बी बताइए, तो भी बड़ा आसान हो गया, a माइनस बी आपको बताना है, तो 2 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस 3i, ठीक है। अच्छा 5 माइनस 3 प्लस 2j माइनस 9 माइनस 2 माइनस 11k, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अच्छा अगर आपसे बोलता है कि नहीं आप इसका मॉड बताइए, परिमाण बताइए, तो ये भी बहुत आसान है, इसमें भी कौन सा बहुत दिक्कत हो रहा है, a प्लस बी का बताना है, तो आप क्या कर देंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही तो हो रहा है, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो आपको क्या मिल जा रहा है, ये 7 का स्क्वायर माइनस, और ये क्या, सॉरी माइनस मैंने कर दिया है, माफ करिएगा, माइनस का भी स्क्वायर क्या होगा, प्लस में ही होगा ना। तो आपको यहाँ माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, गलती से भी ये करिएगा मत, ठीक है ना। तो माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस 7 है इसका मान, ठीक है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस में मिल जाएगा, ठीक है ना, वो माइनस नहीं होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा वैल्यू,
वैल्यू आ गई आपकी 49 प्लस 64 प्लस 49। अभी आप इसको जोड़ लीजिएगा, इससे ज्यादा करने की जरूरत मुझे नहीं है। अच्छा, a माइनस बी अगर आपसे बोलता है a माइनस बी क्या होगा, तो a माइनस बी के लिए आपका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखिए करेंगे प्लस में ही, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर तो 9 ही हुआ है ना, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और -11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -11 का जो स्क्वायर है वो 121 हो जाएगा, लेकिन प्लस में होगा 121 प्लस में। अभी आप इसको जोड़ लीजिए, मैं फिर भी इसमें नहीं पढ़ूंगा, आगे देखिए। तो यानी कि हम क्या करेंगे, लंबकोणीय सदिश का योग भी कर सकते हैं, लंबकोणीय सदिश को घटा भी सकते हैं, लंबकोणीय सदिश का परिमाण भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको लंबकोणीय सदिश के योग का परिमाण ज्ञात करना है तो वो भी आप ज्ञात कर लेंगे। लंबकोणीय सदिश के घटाने का परिमाण याद कर, वो क्या बोलते हैं, निकालना है, याद करना मैंने बोल दिया, निकालना है, तो वो क्या हो गया, आप ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर अब हम लोग को क्या करना हो, मल्टीप्लीकेशन करना हो, यानी कि अब हम लोग को क्या करना है, लंबकोणीय सदिशों का भी गुणन करना है। तो लंबकोणीय सदिशों का भी दो तरह से गुणन होगा। गुणन आपको पता है कि एक क्या होता है, गुणन दो तरह का होगा, मल्टीप्लीकेशन जो है वो दो तरह के होंगे, और एक होगा क्या, स्केलर मल्टीप्लीकेशन जिसको हम लोग अदिश गुणन कहते हैं, और एक हो जाएगा सदिश गुणन जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसकी बात करें स्केलर की, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो एक बात याद रख लीजिए, ये जो आई जे के है वो कुछ और नहीं है, वो इकाई सदिश है, यानी कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। तो आप जरा समझिए कि आई डॉट आई, ठीक है ना, अगर हम लोग इसके लिए एक लाइन बनाएंगे ऐसा, ठीक है, ये आपका आई है, ये आपका जे है, और ये आपका क्या है, के है, ठीक है ना। तो इसका परिमाण कितना है, परिमाण 1 × 1 यही होता है। आई डॉट आई का क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर सदिश हैं तो पहले तो इनके परिमाण में गुणन होता है। जैसे ए, आपको याद होगा भाई, स्केलर प्रोडक्ट में आपने क्या किया था, ए डॉट बी अगर आपको पूछा जा रहा था तो आपने किया था, इनके परिमाणों को पहले क्या कर दिया था, गुणन कर दिया था, और फिर आपने कॉस इनके बीच में जितने भी कोण हैं उसको लिख दिया था, यही तो किया था, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी यही करना है, आई डॉट आई अगर है इज इक्वल्स टू क्या है आपका 1 × 1, ठीक है ना, 1 × 1 कॉस, अच्छा इनके बीच में कोण कितना बन रहा है, आई और आई, कितना कोण बन रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, इनके बीच में कोण कितना है, 0 0, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हो गया, 0 हो गया, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो गई, इसके साथ कोई भी आपको परिमाण नहीं वो दिशा नहीं मिलेगी, परिमाण ही मिलेगा, दिशा नहीं मिलेगी। अगर आपसे बोलता है आई कैप या आई डॉट जे, इसका मान कितना होगा, तो आई डॉट जे की वैल्यू भी क्या करेंगे, उसके परिमाणों को क्या कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, इनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, और उसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई और जे के बीच में कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री, यानी कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ क्या लिख देंगे, cos 90 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिख दिया, cos 90 डिग्री। तो इस तरह से cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 0, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहां से भी हम लोग को क्या मिल गया, 0 मिल गया, यानी आई डॉट जे हम लोग को क्या मिलेगा, 0, और आई डॉट के क्या मिलेगा, ये भी हम लोग को क्या मिलेगा, 1 × 1 cos 90, क्योंकि ये दोनों के बीच में भी तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है। तो यहां से हम लोग को इसका भी मान कितना मिल गया, 0 मिल गया, यानी कि आई डॉट आई की वैल्यू बस मिलेगी, आई डॉट जे की नहीं मिलेगी, आई डॉट के की नहीं मिलेगी, और ऐसे ही जे डॉट जे की मिलेगी, के डॉट के की मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, बस आई का आई में मल्टीप्लाई कर देना है, जे का जे में मल्टीप्लाई कर देना, और के का के में मल्टीप्लाई कर देना। जैसे आपसे अगर ये कहा जाए कि कोई सदिश है, ये वेक्टर ए है, इसको बोला गया है कि इसका मान जो है वो 2i + 5j - 7k, और b बराबर है 5i + 2j + 1k। अगर आपसे कहा जाता है कि बताइए a डॉट b का मान कितना होगा, तो a डॉट b निकालना है, तो बहुत आसान है, इट इज क्वाइट सिंपलेस्ट, मतलब मुझे नहीं लगता है इससे सिंपलेस्ट कुछ और होगा। आपको यहाँ पे देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन यानी दिशा नहीं मिलेगी, दिशा अगर नहीं मिलेगी तो इसका मतलब सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10, 2 × 5 कितना हो गया, 10, आई का आई में कर दिया,
जे का जे में कर दिया, ये भी 10 हो गया, और के का के में कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग को -7 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग को कितना मिल गया, 20 - 7 दैट इज इक्वल्स टू 13। तो 13 आंसर है। इसके साथ डायरेक्शन थोड़े होगा, आई कैप जे कैप थोड़े लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि कैप जो है वो ये बताता है कि उसकी दिशा क्या है, और आपको पता है कि ये एक अदिश गुणन है। अदिश गुणन से प्राप्त होने वाली भौतिक राशि एक अदिश राशि होती है, यदि अधिक अदिश राशि है तो उसकी दिशा कहाँ हुई, और दिशा नहीं है तो आप सीधे सीधे क्या लिख देंगे, सिर्फ 13 लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए तो यहां से हम लोग को क्या मिल गया, दो तरह का गुणन हो गया। एक हो गया सदिश गुणन, सदिश गुणन, ठीक है, यानी कि क्या, सॉरी मैं सदिश लिख दिया, माफ करिएगा। देखो हिंदी तुम लोगों की वजह से मुझे सीखना पड़ा है। मैं बहुत हद तक हिंदी सीखा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीखा हूँ, ताकि आप लोगों को हिंदी में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। जो हिंदी वाले लोग हैं उनको दिक्कत ना हो, नहीं तो मेरा तो वर्ब ही इंग्लिश में ही है, ठीक है ना। तो अदिश गुणन जो है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। जो अदिश गुणन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, अगर हमको इसका निकालना है तो इसमें आपको याद होगा कि आई डॉट आई की वैल्यू मिलेगी हम लोग को, ठीक है ना, ये 1 होगा, जे डॉट जे की वैल्यू क्या होगी, ये 1 होगी, और के डॉट के की वैल्यू क्या होगी, डॉट के, इसकी वैल्यू भी हम लोग को 1 मिलेगी, और इसके सिवा कोई भी मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू क्या मिलने वाली है, यानी आई डॉट जे, ठीक है, इज इक्वल्स टू जे डॉट के इज इक्वल्स टू के डॉट आई, इन सब की वैल्यू क्या मिलने वाली है, शून्य, ठीक है ना। इन सब की वैल्यू क्या मिलने वाली है, शून्य मिलने वाली है। इस तरह से अगर आपको कोई बोलता है वेक्टर ए है, और वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, ए आई, A1i प्लस A2j प्लस A3k, और वेक्टर बी की वैल्यू है B1i प्लस B2j प्लस B3k, तो आपको करना है सिर्फ इतना है कि i का i में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3, इन सब के साथ आपको किसी भी तरह के कैप की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि दिशा की जरूरत होती नहीं है। इससे मिलने वाला जो भी राशि है वो क्या है, एक अदिश राशि है, तो वहां पे दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दूसरी बात हम लोग करेंगे सदिश गुणन की, सदिश गुणन ये कैसे किया जाएगा, देखो सदिश गुणन के लिए आप लोग एक चीज याद कर सकते हैं, वेक्टर अलजेब्रा, इसके लिए आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करना है। मैट्रिक्स का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल, सॉरी डिटर्मिनेंट का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए ये आई है, ये जे है, और ये के है, तो सेम वेक्टर अगर दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A1 A2 और A3, B1 B2 और B3। इसमें आपको करना ये होता है कि अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, अगर यही स्थिति है और आपको क्या करना है, कौन सा गुणन करना है, सदिश गुणन करना है, तो यहाँ पे आई जे के, ठीक है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 है, ठीक है ना। तो आपको करना ये है कि आई रखिए, फिर मल्टीप्लाई करेंगे A2 इंटू B3, यानी देखो एक बात ऐसे याद कर लो, अगर इसको ऐसा याद नहीं हो रहा है तो सिंपल तरीके से याद कर लो कि कोई भी मान लो कोई लड़ाका है, कोई लड़ने वाला है, कोई योद्धा है, तो वो अपने राज्य के लोगों को थोड़े मारेगा, वो अपने रो और अपने कॉलम को थोड़े मारेगा, वो किसको मारेगा, जो बाकी बचे हुए हैं। तो आप उन उससे याद कर लेंगे कि कौन किसके बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अगर आई रखेंगे तो यहाँ पे क्या कर देना है, A2 B3 और माइनस B2 A3 कर देंगे, B2 A3, ठीक है। अगर दूसरा क्या हो गया, प्लस आपसे बोलता है जे के, अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्यों,
क्योंकि दूसरा वाला जो भी होता है जब हम लोग करेंगे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं माइनस सॉरी प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं प्लस माइनस और तीसरा क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस जे, फिर जे का रो और कॉलम छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा आपका a1 b3 माइनस a3 b1, ठीक है ना। सिमिलर केस में यहाँ पे प्लस लिखेंगे, प्लस के क्या हो गया के रो और अपने कॉलम को छोड़ देगा तो a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो ये कुल मिला करके हम लोग को क्या मिल जाएगा सदिश गुणन मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग पूरी तरह से लंबकोणीय सदिश का कैसे योग कर सकते हैं, कैसे उनको घटा सकते हैं, कैसे भाग दे सकते हैं और कैसे उनका क्या कर सकते हैं मतलब सदिश गुणन कर सकते हैं और कैसे अदिश गुणन कर सकते हैं, ये आपने सीख लिया है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग एक आखिरी जो इस वेक्टर का पोर्शन बचता है जिसको हम लोग वियोजन बोलते हैं, वो सीखने के बाद से इस चैप्टर को हम लोग क्या कर देंगे, इस चैप्टर कह रहा हूँ इस टॉपिक को हम लोग खत्म कर देंगे जो वेक्टर है। तो आज ही ये वेक्टर का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब हम लोग इसको नेक्स्ट समझते हैं वियोजन, ठीक है ना। सदिश का ये बहुत आसान है, सदिश का वियोजन बहुत आसान है, मतलब सदिश का वियोजन अगर करना हो तो बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। आपको मैं एक सिंपल चीजें बता दे रहा हूं कि पहले तो x और y एक्सिस है और इस पे बोलता क्या है, मान लीजिए इसे बोलता है कि एक आपका a वेक्टर है, एक वेक्टर आपका इस पे ही b है, इस दिशा में कार्य कर रहा है b, ऐसा कहीं कार्य कर रहा है c और इस दिशा में कार्य कर रहा है d, ठीक है ना। और इनके बीच में जो कोड है वो कुछ इस तरह से बता रखा है कि जो a का कोड है वो 30 है, ये 45 है, ठीक है, ये 30 है और ये मान लीजिए आपका कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ है यानी किसी एक ही बिंदु पे बहुत सारे बल कार्य करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं सदिशों का वियोजन करते हैं, तो वहां पे जोड़ घटाना नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब बहुत सारे सदिश अगर एक ही बिंदु पे कार्य करेंगे तो वहां पे इनका क्या करेंगे हम लोग वियोजन करेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्या बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये बहुत आसान हो जाता है, वेक्टर आसान क्यों हो जाता है मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना ये है कि पहले किसी भी सदिश को दो कंपोनेंट में दो घटक में तोड़ लीजिए। आपको पता है कि वो अक्ष जिससे क्या होता है ये थीटा से टच होता है उसको उस पे कौन सा कंपोनेंट होता है कॉस कंपोनेंट आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं इसका एक पैरेलल बना देता हूं तो यहाँ पे आपको a की वजह से क्या मिलेगा a cos थीटा, ठीक है ना। इस a का जो प्रतिबिंब x एक्सिस से पड़ेगा वो कितना पड़ेगा a cos थीटा, कितना पड़ेगा a cos थीटा। अच्छा यही a का इस पे कितना पड़ेगा, जिस पे टच नहीं होता है वो साइन हो जाता है, तो ये क्या हो गया a sin थीटा, ठीक है। अच्छा a कंपोनेंट हट गया, इसका कोई काम नहीं है। अब b की बात करते हैं। b जिससे थीटा से टच होता है वहां पे क्या आता है cos आता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा cos आ जाएगा, तो प्लस मैं लिख सकता हूं यहां पे एंगल लिख देता हूं cos यहां पे कितना था 30 डिग्री, यहां पे साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। b के साथ क्या है, b का कितना इंपैक्ट पड़ेगा इस वाले अक्ष पे, तो याद रख लो जिससे थीटा टच होता है वो cos कंपोनेंट होता है। तो b किससे टच में है, देखिए ध्यान से, b किससे निकला हुआ है y से निकला हुआ है ना, तो जिससे निकला है वहां पे क्या जाने वाला है cos कंपोनेंट जाने वाला है। तो यहाँ पे क्या मिल गया हम लोगों को b cos थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है। अच्छा b का इस पे इंपैक्ट कितना पड़ेगा, b का जो इस पे इंपैक्ट है वो कितना पड़ेगा साइन का पड़ेगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप b साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 45, यहाँ पे भी आपको ये लिखना था, थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख दिए 45, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम लोग देखेंगे c का इंपैक्ट कितना पड़ेगा, तो प्लस c कितना पड़ रहा है cos 30 डिग्री, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए 15 होता तो cos 15 डिग्री, ठीक है ना। तो c कितना हो गया प्लस c cos 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया इस दिशा में, ये हो गया इस दिशा में, ये हो गया इस दिशा में। अच्छा नीचे की दिशा में हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, c का जो कंपोनेंट होगा इस अक्ष पे वो क्या है थीटा से टच नहीं है, तो यहाँ क्या मिलेगा हम लोग को c साइन 30 डिग्री, ठीक है ना, c साइन 30 डिग्री। और यहाँ अगर d की बात करेंगे
तो डी क्या मिलेगा यहाँ पे, डी भी साइन 60 ही मिलेगा, डी साइन 60 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग को क्या मिल गया, सभी अक्ष पर कार्य करने वाले बलों का मान या फिर सदिशों का मान हम लोग को मिल गया कि ऊपर इतना काम कर रहा है, नीचे इतना काम कर रहा है, उस लेफ्ट में इतना काम कर रहा है और राइट में कितना काम कर रहा है। ये आपने आसानी से निकाल लिया। अब आपको करना क्या है, अब इसके आगे समझिए, इसके आगे करना ये है कि इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो हम लोग को प्योरली इस तरफ कितना x पॉजिटिव में कितना है सदिश ये मिल जाएगा। इसी तरह से नीचे वाले को अगर ऊपर वाले में से माइनस कर देंगे तो हम लोग को कितना ऊपर है, प्योरली कितना ऊपर है ये मिल जाएगा। तो हम लोग को इसका अल्टरनेटिव हम लोग को बना दें तो कुछ इस तरह से बनाएंगे कि यहाँ क्या लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ d का नहीं मैंने लिखा है ना, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, d साइन 60 डिग्री भी था, ये मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं a या फिर ऐसे समझिए, मैं हाँ a cos 30 डिग्री प्लस d साइन 60 डिग्री। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कौन से वाले को, इस वाले कंपोनेंट को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां क्या मिल गया हम लोग को, b साइन 45 प्लस c cos 30 डिग्री। तो हम लोग को प्योरली क्या मिल गया, x पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना कार्य कर रहा है या कितना सदिश कार्य कर रहा है, ये हमको आसानी से मिल गया। अब अच्छा हम लोग ऊपर वाले में देखेंगे तो ऊपर वाला ऑलरेडी कितना है, a, देखिए a साइन 30 डिग्री प्लस b cos 45 डिग्री। ठीक है ना, ये पूरा मिल गया है, माइनस क्या कर देंगे हम लोग, c साइन 30 डिग्री, ठीक है, प्लस d साइन 60 डिग्री। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, ऊपर की दिशा में कार्य करने वाला सदिश मिल गया और आगे की दिशा में कार्य करने वाला सदिश मिल गया। इसको हम लोग y लिख देते हैं और इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। तो जो कुल वियोजन का परिमाण आखिरी जो हम लोग को मिलेगा, जो रिजल्टेंट हम लोग को मिलेगा, जो इन दोनों के बीच में होगा, वो कितना होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी √x² प्लस y²। तो देखो ये टोटल रिजल्टेंट हम लोग को आसानी से मिल गया। फिर से मैं आपको बता दूं इसमें किया क्या है मैंने, पहले सारे सदिशों को देख लीजिए, उसको अपने अपने घटक में तोड़ दीजिए, घटक में तोड़ने के बाद से उसको अक्ष पे निरूपित कर दीजिए। अक्ष पे निरूपित करने के बाद आपको क्या करना है कि अपोजिट एक्सिस वाले जो हैं उनको क्या कर देंगे, आप माइनस कर देंगे। अगर अपोजिट एक्सिस वाले माइनस कर देंगे तो हमको कुछ मान किस पे मिल जाएगा, एक्स एक्स पे मिल जाएगा, और कुछ मान हमको किस पे मिल जाएगा, वाई पे मिल जाएगा। जो वाई पे मिल रहा है उसको हम लोग वाई बोल दे रहे हैं और जो एक्स पे मिल रहा है उसको हम लोग एक्स बोल दे रहे हैं। ये कोई ना कोई इसकी वैल्यू होगी, जैसे 8, 10, 18, 15 कोई ऐसी वैल्यू होगी। ठीक है ना। अब अगर आपको इसका रिजोल्यूशन रिजल्टेंट निकालना है तो आप सीधे सीधे क्या कर देंगे, √x² प्लस y², और यहां से हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं, इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। बड़ा आसान हो गया ये। देखो डिफिकल्ट तब है जब तुम उस चश्मे से पहन के डिफिकल्ट को देख रहे हो, तुम्हारा कोई डिफिकल्ट नहीं। डिफिकल्टी तब आपको लगती है जब आप उसको सही से देख नहीं रहे होते। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सदिशों का वियोजन कर सकते हैं, सदिशों को रिजॉल्व कर सकते हैं एक वेक्टर में। और हमने अब सदिश को संपूर्ण तरह से पढ़ाई कर लिया है, समझ लिया है कि सदिश में क्या क्या था, सदिश कितने तरह का होता है, सदिश में कैसे जोड़ते हैं, सदिश कैसे घटाते हैं, सदिश में कैसे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करते हैं। डिवीजन तो होता नहीं है। इसके साथ साथ आपने देखा है कि किस तरह से वेक्टर्स का रिजोल्यूशन करते हैं। तो कुल मिलाकर के वेक्टर जो एक टॉपिक था वो खत्म हो गया है। अब हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है ना। जो छोटी छोटी बातें काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स की पढ़नी है, ज्यादातर आपको काइनेमेटिक्स पढ़ना नहीं है, यानी कि अगर आप शुद्ध गतिकी कहेंगे तो ये आपको नहीं पढ़ना है, आपको गतिकी पढ़ना है, पूरी तरह से काइनेटिक्स वाला पार्ट पढ़ना है। तो ये हम लोग कल से शुरू करेंगे और मैं फिर से आपसे बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोगों का व्यूज लगातार बनता रहे। और क्या बोलते हैं, जितना हो सके इसको शेयर जरूर करिए, जिससे आप जैसे बहुत सारे होंगे जिनके दिमाग में बहुत क्वेश्चन होगा और वो कमेंट में पूछेंगे तो मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। ठीक है ना। तो हैव अ नाइस डे एवरीवन। आज के लिए इतना ही, बाय।